आरुषि, लक्ष्मी बनकर इस घर में कदम रखो बेटा। ये घर अब तुम्हारा है। अरे बहू तो एकदम सोने की मूर्ति लग रही है। बेटा, आरती के बाद चावल गिरा देना दरवाजे पर, ताकि बरकत बनी रहे। चलो आरुषि, अब अंदर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नई हवा आई है, देखना होगा ये पुरानी दीवारों से कैसे टकराएगी। आदित्य, क्या इस कमरे में कोई कूलर या एसी नहीं है? नहीं आरुषि, पापा को ये सब पसंद नहीं। उनका मानना है हमने भी ऐसे ही जिया, अब भी जी सकते हैं। लेकिन आदित्य, मुझे तो सांस लेना भी भारी लग रहा है। मैं जानता हूं, मैं कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की। बहू, पहली रसोई है, हलवा बना लेना और 4 सब्जियां भी। नई बहू का स्वाद सबको चखना है आज। जी, मैं बना रही हूँ। रसोई में आग जैसी गर्मी थी। छोटा पंखा भी गर्म हवा उगल रहा था। पसीना आरुषि के गले से नीचे बह रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। गैस की लपट, गरम चूल्हा और लू की हवा, और फिर आरुषि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ से चम्मच गिरा और वो सीधा जमीन पर गिर गई। अरे बहू, बहू, क्या हुआ? पापा, अब भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? डॉक्टर को बुलाइए। डिहाइड्रेशन, हीट एक्सहॉशन, शरीर जवाब दे रहा है। अगर ठंडी हवा का इंतजाम नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। पूरा घर चुप। बहू के माथे पर जलन थी और सबकी आत्मा पर बोझ। पापा, ये जिद अब जान ले सकती है। आरुषि को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू अब अपने बाप को समझाएगा? मर्यादा तब टूटती है जब घर में कोई इंसानियत न बचे। हरिशंकर, बहू रोज तपती रही, पर तूने कभी उसकी गर्मी नहीं देखी, सिर्फ उसका मौन। अगर अब भी तू नहीं बदला तो एक दिन ये घर खाली रहेगा। बहू जाएगी, बेटा भी। बेटा, तू ना होती तो मेरा क्या होता? ये दवाई लेने के लिए कौन भागता, कौन मेरी सुनता? अरे अम्मा, ऐसा मत कहो। आप सबका आशीर्वाद ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक मेरी सांस चलेगी, आपकी सेवा करूंगी। सुहानी, ये साड़ी सिल सकती है क्या? त्योहार आ रहा है, लेकिन नई साड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे दीदी, चिंता क्यों करती हो? देखो, मैं इसे ऐसा नया बना दूंगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। दीदी, ये देखो, मेरा कुर्ता फट गया। अरे वाह, तुम तो असली शैतान हो। कपड़े भी तुम्हारी शरारतों से हार मान जाते हैं। चलो, इसे भी सिल देती हूँ। सड़क के किनारे एक बुजुर्ग आदमी ठेले पर फल बेच रहा था, लेकिन अचानक उसका ठेला लड़खड़ा जाता है और सारे फल सड़क पर गिर जाते हैं। लोग बस देखते हैं, कोई मदद नहीं करता। तभी पास से गुजर रही सुहानी दौड़कर आती है। वह घुटनों के बल बैठकर जल्दी जल्दी जमीन पर गिरे फल समेटने लगती है। बुजुर्ग की आंखों में पानी आ जाता है। अरे बिटिया, ये तो रोज की बात है। कौन इतनी मेहनत करे? छोड़ो ना। मेहनत अगर किसी की मदद के लिए हो तो उसमें थकान नहीं होती, खुशी मिलती है। आरव की कार वहीं रुकी होती है। वह अपनी कार की खिड़की से यह सब देख रहा होता है। उसे सुहानी की बातें और उसकी दरियादिली दिल छू जाती है। पहली बार कोई ऐसा मिला जो बिना स्वार्थ के मदद कर रहा था। आप हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती हैं? जब भी जरूरत होती है। हाँ, दुनिया को प्यार और मदद की बहुत जरूरत है। आरव को पहली बार कोई ऐसा मिला जो दिखावे से दूर था। वह और मदद करने के लिए झुकता है, लेकिन तभी सुहानी उसे रोक देती है। आपकी महंगी शर्ट खराब हो जाएगी, रहने दीजिए। अगर अच्छे काम में शर्ट खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बिटिया, जल्दी से पानी लेकर आ। इतने बड़े लोग आए हैं, उनका अच्छे से स्वागत करना है। घर है या कोई पुराना स्टोर रूम? हाँ, और देखो ना, सोफे की हालत भी देखो। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर बैठी तो शायद मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। घर बड़ा हो या छोटा, असली खूबसूरती इसमें रहने वाले लोगों के संस्कारों में होती है। और हमें तो यहाँ सच्चाई और अपनापन दिख रहा है। माँ, पर सोचिए, हमारा परिवार इतने बड़े बिजनेस में है और भैया के लिए आप एक ऐसी लड़की का चुनाव कर रही हैं जो शायद हमारी दुनिया को समझ ही न सके। सिया, अगर दुनिया समझने की बात है तो तुम सुहानी को नहीं, खुद को देखो। इंसानियत, सादगी और प्यार ही असली दौलत होती है। और मुझे अपनी जिंदगी के लिए एक अमीर दिल वाली लड़की चाहिए, जो सुहानी के रूप में मुझे मिल गई है। हमें सुहानी बहुत पसंद है। अगर आपको भी यह रिश्ता मंजूर हो तो हम इसे पक्का समझें। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
हमें सुहानी के लिए इससे अच्छा घर और परिवार नहीं मिल सकता। सुहानी, तुमने इस घर को सिर्फ संभाला ही नहीं, इसे अपना बना लिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, अब मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था। इस घर में पहले सिर्फ दिखावा था, लेकिन अब असली खुशी बसने लगी है। मेम साहब, किचन गार्डन में पाइप लीक हो गया है, सब गंदा हो गया है। अब यह कौन संभालेगा? हर जगह गंदगी फैल जाएगी। सुहानी बिना कुछ कहे जल्दी से एक बाल्टी और कपड़ा लेकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह पाइप को ठीक करवाकर गार्डन साफ करवा देती है। जब दीक्षा और आरव बाहर आते हैं तो गार्डन फिर से सुंदर और साफ सुथरा होता है। इतनी जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया? अगर हम खुद चीजों को सही करने की कोशिश करें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। तुमने इस घर को फिर से एक कर दिया बेटा। अब यह सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक परिवार लगता है। ये क्या हो गया? ये मेरी फेवरेट ड्रेस थी। अब मैं क्या पहनूंगी? पार्टी शुरू होने वाली है। ओह, अब क्या करोगी सिया? इतनी बड़ी पार्टी में कोई मामूली ड्रेस तो पहन नहीं सकती। घबराओ मत सिया, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। तुम्हें क्या पता डिजाइनर ड्रेसेस के बारे में? ये कोई आम कपड़ा नहीं है जिसे बस सिल दिया जाए। डिजाइनर हो या आम, सुई धागा सब कुछ संभाल सकता है। बस थोड़ा धैर्य चाहिए। सुहानी तुरंत सिलाई का सामान ले आती है और बहुत सावधानी से फटी हुई जगह को इस तरह सिलती है कि वह एक डिजाइनर स्टाइल जैसा लगने लगता है। वह ऊपर से एक खूबसूरत मोतियों की कढ़ाई भी कर देती है, जिससे ड्रेस पहले से भी ज्यादा आकर्षक दिखने लगती है। सिया शीशे में खुद को देखती है और चकित रह जाती है। उसकी ड्रेस अब पहले से भी ज्यादा स्टाइलिश दिख रही थी। ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। तुमने कैसे किया? जब हम कुछ दिल से करते हैं तो वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है। सिया सुहानी की ओर देखती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वह अब तक कितनी गलत सोच रही थी। उसने हमेशा सुहानी को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी उसकी मदद कर रही थी। ये शहर अब हमें निगलने को तैयार है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोनू की खांसी खत्म ही नहीं होती और पायल की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मैं भी यही सोच रहा हूँ राधा। इस शहर ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय तकलीफों के। क्यों ना किसी गांव में जाकर नई शुरुआत करें। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई और अगले ही दिन उन्होंने अपना सामान बांध लिया। देखो बेटा, हम अब एक नई जगह जाएंगे जहां हम सब कुछ खुद बनाएंगे। कोई प्रदूषण नहीं होगा और हम खुद के उगाए खाने पर जिएंगे। गांव में पहुंचकर उन्हें एक खाली जमीन मिली, लेकिन उनके पास घर बनाने के लिए कोई साधन नहीं था। रघु ने चारों ओर नजर दौड़ाई और एक बड़े मजबूत पेड़ को देखा। पापा, ये पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है। क्या हम इसके ऊपर अपना घर बना सकते हैं? ये तो नई बात होगी, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। रघु ने अपनी बुद्धि और बच्चों की मदद से पेड़ की शाखाओं पर एक मजबूत और सुंदर घर बना लिया। घर लकड़ी, बांस और सूखे पत्तों से बनाया गया। माँ, ये घर तो जादुई जैसा लगता है। हम अब जमीन से ऊपर रहेंगे। हाँ बेटा, और यहाँ का शुद्ध हवा और प्राकृतिक माहौल हमें स्वस्थ बनाएगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जरूरत की चीजें खुद बनाना शुरू कर दिया। राधा ने घास और बांस से बर्तन बनाए। सोनू और पायल ने अपने हाथों से झूला तैयार किया। रघु ने आसपास के इलाके में सब्जियां और फल उगाने की शुरुआत की। उनका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहना छोड़ दिया। उनके खाने पीने की सारी चीजें उनके अपने खेत और जंगल से आती थीं। तुमने जो किया है वो हमें भी सिखाओ। तुमने जो साधन अपनाए हैं वे गांव के और लोगों के लिए प्रेरणा हैं। रघु ने खुशी खुशी सबको खेती और जैविक चीजें बनाने के तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बन गया। रघु ने नीचे झांक कर देखा तो कुछ अजनबी लोग उनके खेत से सब्जियां चुरा रहे थे। राधा, नीचे कुछ लोग हैं। मुझे लगता है वे चोर हैं। रघु ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर चोरों को पकड़ लिया। चोरों ने बताया कि वे भी भूख से परेशान हैं और जीने के लिए चोरी कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ जमीन है, मेहनत करिए और अपना पेट भरिए। उन चोरों ने भी मेहनत शुरू की और रघु के परिवार का आभार व्यक्त किया।
कुछ सालों बाद रघु का पेड़ वाला घर गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। रघु और उनका परिवार न सिर्फ आत्मनिर्भर था, बल्कि गांव के दूसरे लोगों की जिंदगी भी बदल चुका था। पापा, क्या हम हमें